Hey Balgo, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here in our previous lecture we were talking about the artificial plasmid, that is PUC, or which is in the सबस्ट्रेट सेलेक्टेबल मार्कर टॉपिक. ठीक है, टूल्स में हम लोग बात कर रहे थे क्लोनिंग वैक्टर की, और उस क्लोनिंग वैक्टर में फीचर्स थे हमारे तीन: ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, क्लोनिंग साइट और सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर्स में हम किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे. उसमें ही हमने PBr322 प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को पढ़ा, और उसके बाद में उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स को हमने ओवरकम किया एक और अल्टरनेटिव प्लाज्मिड से, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड से, जो था आपका PUC, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन का इस्तेमाल करके हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करके हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे अपना रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, उसके बाद आज जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर हमारा टूल्स जो हो जाएगा वो एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रोसेसेस. वो भी बहुत छोटा है, उससे पहले मैं PCR पढ़ा दूंगी, फिर हम लोग प्रोसेसेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, क्योंकि पहले ही आप पढ़ चुके हैं मोस्टली. ये जो टूल्स पढ़ रहे हैं, टूल्स के साथ में आप उसकी फंक्शनिंग भी पढ़ रहे हैं, है ना. तो एक सीक्वेंस में पूरी प्रोसेस रख के देखेंगे हम. PCR भी पहले पढ़ा दूंगी, एक लेक्चर ले लूँगी, और उसके बाद पूरी प्रोसेस एक दिन में खत्म. 2-3 लेक्चर रह गए इस चैप्टर के और बात खत्म. ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट. कॉम्पिटेंट होस्ट, देखो हम लोगों ने इसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा. टूल्स की बात शुरू करी थी, राइट. टूल्स में हमने 3 कैटेगराइजेशन किए थे. एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स यूज़ होने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो कौन से हैं. फिर हमने बेटा क्लोनिंग वैक्टर की बात की थी, जिसमें हम अपना डिज़ायर्ड जीन को क्लोन करने वाले हैं. और लास्ट में बेटा ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने क्लोनिंग वैक्टर प्लाज्मिड को या डिज़ायर्ड जीन को. उसी के लिए हम वैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटेंट बनाना होगा, कॉम्पिटेंट होस्ट. और हम उसको होस्ट कहेंगे क्योंकि वही मेरा वैक्टर, मेरे DNA को रेप्लिकेट कराने के लिए एक जगह प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो कॉम्पिटेंट होस्ट में आपका नॉन क्या कहते हैं उसको, वेक्टरलेस मेथड भी यहीं पर आ जाता है. इनमें वेक्टरलेस भी यूज़ कर लेते हैं, वेक्टर का यूज़ करके नहीं, ऐसे ही हम DNA को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो भी आपका यहीं पर आ जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट में, जो आज का हमारा टॉपिक है. तो देखते हैं बेटा कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है होस्ट को. कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप किसी को भी एंटर करा दो, है ना. तुम्हारे घर में लाकर मैं किसी को भी एंटर नहीं करा सकती, तुम रोकोगे. ठीक है, ऐसे ही आपकी सेल करेगी. आपकी सेल क्या करेगी, कोई भी सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, या फिर आपकी बैक्टीरियल सेल हो, तीनों को यूज़ कर रहे थे हम एज ए होस्ट. तीनों की सेल में आपके क्या है, DNA क्या एंटर कर जाएगा. ऐसे ही नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, पहली बात, DNA इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, है ना. मैक्रोमोलिक्यूल क्यों है, क्योंकि बेटा ये आपके, आप पढ़ के आए ना बायोमोलिक्यूल्स में 11th में, तो आपकी एक तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, दूसरी बात ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक. और हमारी मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल क्या होती है आपकी, बायलिपिड की होती है. बायलिपिड की लेयर है आपकी. लिपिड क्या है आपके, फैट्स आ गए. तो बेटा हाइड्रोफिलिक तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे, ये कहेंगे भाई हमारे भाई बंधु नहीं है, निकलो तुम, है ना. तो इनके लिए कोई अलग सा आपका चैनल भी नहीं बना है. तो ये हाइड्रोफिलिक है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ले जी, चार्ज्ड हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफिलिक हैं. ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये सारी रीजंस की वजह से आपके DNA डायरेक्टली नहीं जा पाएगा आपके किस में, होस्ट में, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. तो हम क्या करें, हमें तो चाहिए भैया, हमें इंट्रोड्यूस कराना, इतनी ज़्यादा जो हमने प्रोसेसेस कराई, उसके बाद हमारा अगर हम DNA को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे होस्ट में तो क्या फ़ायदा. तो होस्ट के साथ में हम करेंगे कुछ छिड़खानी, है ना. छिड़खानी क्या है वो, तो किस तरह से छिड़खानी करके हम अपने होस्ट को क्या बनाएंगे बेटा, कॉम्पिटेंट. उसको इस लायक बनाएंगे कि वो हमारे DNA को, रिकॉम्बिनेंट DNA को ले सकते आपके अपने अंदर. तो क्या करेंगे देखते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट. तो बेटा पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स की.
बैक्टीरियल सेल्स की। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में हम क्या करेंगे, ये क्या है बेटा, होस्ट। जब आपका होस्ट बैक्टीरिया हो, अब ये कि नहीं है कि जो मेथड्स यहाँ बताए जा रहे हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हैं, मेनली इन बैक्टीरियाज। ठीक है, मेनली बैक्टीरिया में होते हैं। ये जो मेथड है वो मेनली किसके लिए है, आपके बैक्टीरियल सेल के लिए है, मोर सूटेबल है बैक्टीरियल सेल के लिए। ठीक है, आपके मोस्टली यूज्ड है बैक्टीरियल सेल के लिए। तो होता क्या है, मैं क्या करूँगी, अपने सेल को, ठीक है, अच्छा इसको बनाते नहीं है, नहीं बना लेते हैं साइड में और लिखते हैं साइड में फ्लो चार्ट की तरह ना, तो याद होगा जल्दी। मैंने क्या करा बेटा, बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, किसके साथ में ट्रीट कराया, ट्रीट विद डाइवैलेंट कैटायन। और ये जो डाइवैलेंट कैटायन मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ मैं कैल्शियम आयंस। ठीक है, मैंने इसको ट्रीट कराया, किसको, बैक्टीरियल सेल्स को, अपने जो होस्ट है मेरा उसको मैंने ट्रीट कराया सबसे पहले किससे, कैल्शियम आयन से। अब ये मैंने क्यों कराया, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्या कर देगा, आपके जो बैक्टीरियल सेल है उसको एफिशिएंट बना देगा, मेक मोर एफिशिएंट फॉर डीएनए, या एफिनिटी बढ़ा देगा आपके डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अंदर लेने के लिए। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने पास में या तो आपके मान लीजिए आप अटैच कर लेते हैं अपने सरफेस से डीएनए को। अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, इस पूरे जो जिससे हमने ट्रीटेड कराया था बैक्टीरियल सेल को, इसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे ऑन आइज़ पे हम रखेंगे। ठीक है, ठंडा हो गया। उसके बाद हम इमीडिएटली क्या देंगे, हीट शॉक लगा, कितने पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे हम रख देंगे इसको, है ना। मतलब देख रहे हो, पहले ठंडे पे रखा, वो एकदम ठंडा हो गया, उसके बाद तुरंत आपने हीट प्रोवाइड कर दी। हीट शॉक लगने से क्या होगा, पोर्स क्रिएट होंगे। क्या होंगे बेटा, पोर्स क्रिएट। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, बैक्टीरिया लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा डीएनए है अलॉन्ग विद वेक्टर और विदाउट वेक्टर। ठीक है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरी बैक्टीरियल सेल है, या होस्ट लिख देती हूँ मैं इसको, बैक्टीरियल होस्ट। ठीक है, अब ये डीएनए कैल्शियम के ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, आपके यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसका ट्रीटमेंट करा दिया है, कैल्शियम आयंस का। इसके बाद जब मैं इसको कूल करूँगी, कूल करने के बाद में बेटा जब इसको हीट शॉक लगेगा, आफ्टर कूलिंग, आफ्टर इंक्यूबेशन ऑन आइज, इसको हम क्या करेंगे, हीट शॉक दिया हमने 42 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें क्या होगा बेटा, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। किसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, आपके बैक्टीरियल सेल में। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे पोर्स क्रिएट हो गए मतलब ये ख़त्म, कहानी ख़त्म, नहीं, ये थोड़ी देर के लिए टेम्पररी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, बाद में ये अपने आप ही बंद भी हो जाते हैं। तो हीट शॉक लगने से, अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे, लड़कियां क्या करती हैं, स्टीमिंग लेती हैं, है ना, फेस पे स्टीमिंग ले रहे हैं, और वो स्टीमिंग से क्या होगा, सुना होगा, पोर्स को ओपन करने के लिए हीट की, आपकी स्टीम की, आपके आते स्टीमिंग करते हैं फेस पे। ठीक है, पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं, उसके बाद ठंडे पानी से उसको क्लोज़ किया जाता है पोर्स को। ऐसा कुछ सीन है, शायद है कुछ, है ना, उससे रिलेट कर लेंगे। हीट दे रहे हैं क्यों, पोर्स को ओपन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, पोर्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, दीज आर दी पोर्स बिकॉज ऑफ हीट शॉक। अब हमने क्या करना है बेटा, दोबारा से इसको आइस पे रखना है। हमने क्या करा, इसको आइस पे रखा और फिर हमने इसको हीट शॉक दिया, जिसकी वजह से आपके डीएनए एंटर कर गया अंदर होस्ट सेल में, और उसके बाद में जो हो रहा होगा
वो हमने यही करना था बेसिकली। हमने क्या पढ़ना था कि हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया। तो हमने कैसे बनाया, हीट शॉक से। ये जो मेथड है इसमें हमने क्या किया है बेटा, हीट शॉक मेथड यूज़ किया है। हीट शॉक मेथड along with the treatment with bivalent cations। ये मेथड कहाँ मोस्टली यूज़ हो रहा है बेटा, बैक्टीरियल सेल में। हमने बैक्टीरिया को, जो आपका सैंपल था उसमें हमने उसको ट्रीट कराया। सबसे पहले डाईवैलेंट कैटाइंस के साथ में बेसिकली यूज़ किया जाता है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम को यूज़ करने के बाद में हमने क्या करा, उसको इंक्यूबेट किया, आइस पे रखा, ठंडा कर दिया उसे, उस सैंपल को। ठंडा करने के बाद में हमने तुरंत उसको इमीडिएटली हमने उसको हीट शॉक दिया। हीट शॉक कैसे दिया हमने, 42 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जिसकी वजह से पोर्स क्रिएट हुए हीट शॉक लगने की वजह से, ठंडे के बाद तुरंत गर्म। और इन पोर्स की हेल्प से डीएनए अंदर एंटर कर गया, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। और उसके बाद में हमने फिर से उसको आइस पे रखा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ यूज़ हो रही है, बैक्टीरियल सेल्स के लिए, अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। तो अब बैक्टीरिया के बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स में ऐसा क्या हो रहा है, अब ये फिर से वही बात की, जो एनिमल्स में मेथड यूज़ किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एनिमल्स में यूज़ हो रहा है, वो बेटा आप प्लांट में भी यूज़ कर लो, लेकिन यूज़ किया नहीं जाता, ठीक है। यूज़ किया जाता है आपके सिर्फ एनिमल्स में, ठीक है। मोस्टली यूज्ड कहाँ पर है, एनिमल्स में है। तो एनिमल्स और प्लांट्स का एक साथ देख लेते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में यूज़ किया जाता है बेटा माइक्रो इंजेक्शन का, ठीक है। प्लांट्स में बेटा यूज़ किया जाता है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड का यूज़ किया जाता है ना। जीन गन ही है, एक मिनट देख लूँ मैं, जीन गन ही है, ठीक है। जीन गन का यूज़ किया जाता है, थोड़ी राइटिंग ठीक से कर लें। जीन, अब देखो इस तरह से ले लो। अब प्लांट्स में क्या, मेरे को अभी वैक्सीन लेनी थी, सबको जीन से ऐसे करके गन्स लेते हो, उसमें वैक्सीन डालते हो, कितना सही था वैसे। जो नहीं लगवाना चाह रहा उसके भी वैक्सीन लग रही है, जो लगवाना चाह रहा उसके भी लग रही है ना। गन का यूज़ करके सबको वैक्सीन लगा देते, अजीब है ना थोड़ा। तो इससे याद रखना कि इंजेक्शन का यूज़ किया जाएगा एनिमल्स में, और प्लांट्स में जीन गन का, बायोलिस्टिक का यूज़ किया जाएगा टू ट्रांसफॉर्म दी बैक्टीरियल सेल विद दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हम सब कुछ करके आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं ना हम लोग ये। तो माइक्रो इंजेक्शन में होता क्या है, देखो बहुत छोटा सा सेल, बहुत छोटा सा, आप माइक्रो इंजेक्शन बहुत छोटा सा, इतना भी छोटा नहीं होगा, आप कैरी कर पाएंगे, लेकिन निडल उसकी बहुत पतली होगी। तो माइक्रो है, ठीक है, इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप में ही करेंगे। सेल को आपके होल्ड किया जाता है माइक्रोपिपेट से, ठीक है, किससे, माइक्रोपिपेट से होल्ड किया जाता है, ताकि इधर उधर भागे ना, है ना। इंजेक्शन लग रहा है तो पकड़ना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या किया जाता है, टू होल्ड डीएनए, टू होल्ड दिस सेल, ठीक है, सेल को होल्ड करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है बेटा, माइक्रोपिपेट का यूज़ किया जा रहा है। ये मेरे पास डीएनए है, मेरा डीएनए बोल रही हूँ मैं, सॉरी, न्यूक्लियस है मेरा, ये पोर्स होते हैं ना डीएनए न्यूक्लियस में, ये मेरा हो गया डीएनए, और यहाँ पर कहीं मेरा जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यूज़ करेंगे बेटा किसका, एक और माइक्रोपिपेट का, जो कि माइक्रो इंजेक्शन है, उसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द माइक्रो इंजेक्शन। ऐसे नहीं हो रहा, ये मैंने सेल पकड़ी है, ऐसे नहीं, दिख ही नहीं रहा आपको, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही करना पड़ेगा सब कुछ ये। तो अब क्या होता है, ये क्या माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करके मैंने क्या कर दिया, अपना डिज़ायर्ड जीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज़ व्हाट दी
डिज़ायर्ड जीन, डिज़ायर्ड जीन, या आप इसको रिकॉम्बिनेंट जीन भी बोल दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपका वेक्टरलेस हो गया, अलॉन्ग विद द वेक्टर कर रहे हैं किसी रेट्रोवायरस ना, वो तो खुद ही कर रहा है बेचारा, ठीक है। तो ये वेक्टरलेस में आ जाता है वैसे बेसिकली, केस में आपके ने डायरेक्टली डिजायर्ड जीन को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करके, ठीक है। दैट इज़ द मेथड विच इज़ यूज्ड इन एनिमल्स, मेनली इन एनिमल्स, तो मोस्टली यूज है इन एनिमल्स। ये क्या है, मोस्टली यूज्ड इन एनिमल्स, ऐसा नहीं है कि ये किसी और में यूज़ नहीं होगा, समझ में आ गया, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को अपने क्या करेंगे, कोट कर देंगे ऑन गोल्ड एंड या फिर टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन पे, अरे टंगस्टन या गोल्ड पर हम अपने डीएनए को कोड कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, और ये क्या होंगे, माइक्रो पार्टिकल्स होंगे, ऑन माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स ही लेंगे भैया, ऐसा नहीं बड़ा सा टुकड़ा ले लिया और उसमें रोल कर दिया अपना क्या डीएनए, ऐसा तो नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, सपोज ये हमारा छुटका सा क्या है, गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल है, और हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए को, अपने डीएनए को हमने क्या कर दिया, रोल कर दिया, ठीक है, इस पे हमने कोट कर दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको विद द यूज़ ऑफ, क्या बना दिया मैंने, चलो सपोज कर लो ये गन है, ठीक है, जीन गन है, जीन गन से एक हाई वेलोसिटी के साथ में, विद हाई वेलोसिटी, इसकी भैया स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो आपके सेल को क्रॉस करते हुए चला जाएगा, और प्लांट सेल है, समझ रहे हैं आप, सेल वॉल को क्रॉस करना है हमने, तो ये इससे क्या करेगा, एक हाई वेलोसिटी के साथ में ये पार्टिकल अलोंग विद दिस डीएनए क्या कर जाएगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और सेल के अंदर ही नहीं, आपके न्यूक्लियस के, प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर करेगा। अब आप बोलेंगे उसको कैसे पता वहाँ तक जाना है, तो वो प्रेशर रखा जाता है बेटा, देख के। हम यहाँ पर प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट इन प्रोसेसेस का, तो आपने को इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना। तो यहाँ पर अंदर मेरा पहुँच जाएगा क्या, अपना माइक्रो पार्टिकल ऑफ दीज मेटल्स, और उसके बाद साथ साथ में डीएनए, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि ये कॉइल्ड ना रहे या कोटेड ना रहे, ये मेरा क्या है, यहाँ से अनकोटेड हो जाए, क्योंकि मुझे इसको इनकॉर्पोरेट कराना है प्लांट के डीएनए के साथ, ना कि मुझे इसके साथ में रखना है, ठीक है। बस इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ तक के लिए, क्योंकि डीएनए को हम नहीं कर सकते ना ऐसे, तो सिर्फ डीएनए को हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बुलेट की नीड है, तो ये बुलेट की तरह आपके फंक्शन करेगा गोल्ड और टंगस्टन। तो ये मेथड्स हो गए आपके एनिमल और प्लांट में। एनिमल्स में आपके कौन सा मेथड है, आपका मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं और इंट्रोड्यूस करा देंगे हम। प्लांट्स में हम यूज़ करेंगे जीन गन का और बायोलिस्टिक का, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं बायोलिस्टिक। दूसरी बात, ये मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट में हो रहा है और ये सिर्फ खाली एनिमल्स में हो रहा है, मोस्टली यूज्ड मेथड्स हैं प्लांट एनिमल्स में ही होते हैं और ये प्लांट्स में होते हैं, तो कुछ यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, बट यहीं के तो यहीं होगा, और कोई यूज़ नहीं कर सकता, है ना। तो ये आपका कॉम्पिटेंट होस्ट हुआ। अब इस पूरे चैप्टर में बेटा हमने क्या क्या कर लिया वो देख लेते हैं एक बार लास्ट में, और उसके बाद में यहाँ पर मैं लेक्चर भी एंड करती हूँ, छोटका सा लेक्चर था ये भी। उसके बाद आपने और हमने मिल के पढ़ना है क्या, नेक्स्ट लेक्चर में पीसीआर, और उसके बाद मैं प्रोसेसेस की पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, सिंगल वीडियो, जिसमें पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व कर लेंगे। अब हम क्यों कर सकते हैं उसको बहुत ईजिली, क्योंकि प्रोसेस कुछ बची ही नहीं। क्यों नहीं बची, हमने बेटा बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल ट्रेडिशनल क्या थी और मॉडर्न क्या आई, ठीक है। उसके बाद हमने इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल्स, यहाँ पर हमने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी जो आपकी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी, वो आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल्स पढ़े थे जो कि मेरे 2 प्रिंसिपल्स थे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग
और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोसेस प्रिंसिपल्स के बाद में बेटा हमने टूल्स की बात स्टार्ट की थी, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, टूल से पहले भी हमने कुछ बातें की थी, जैसे हमने बात की थी कि जो रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका। ठीक है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। किसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा था? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? ये किसने बनाया था आपका? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके टूल्स पढ़े थे जिसको हमने कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरीज में, एंजाइम्स, आपके क्लोनिंग वेक्टर एंड देन कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, एंजाइम्स में बेटा हमने बहुत सारे एंजाइम्स की बात की थी। कितने एंजाइम्स हैं आपका? रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियेज। बेसिकली हमने सिर्फ एंडोन्यूक्लियस नहीं, हमने एक्सोन्यूक्लियस की भी बात की थी थोड़ी थोड़ी, तो लेकिन जो मेन है वो आपका यही है। डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम, ये मेन है। और इसके साथ साथ में बेटा बात की थी हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेज की, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। उसके बाद हमने बात की थी बेटा किसके बारे में? टर्मिनल ट्रांसफरेज, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ठीक है, ये बात की थी। फिर क्लोनिंग वेक्टर में हमने क्या किया था? क्लोनिंग वेक्टर में हमने किस किस की चीज़ों की बात की थी बेटा? क्लोनिंग वेक्टर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इन डिफरेंट होस्ट, डिफरेंट होस्ट में हम किसको एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी बात की थी। हमने फीचर्स की बात की थी, क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स की बात की थी। फीचर्स में आपके 3 फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग साइट, और आपका लास्ट क्या था बेटा? सेलेक्टेबल मार्कर। अच्छा, ये बीच में होता है बट कोई बात नहीं, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ये बात की थी। उसके बाद हमने आज क्या बात कर ली बेटा? इसी में आपने सेलेक्टेबल मार्कर में PBr 322 प्लाज्मिड की बात की थी और PUC प्लाज्मिड की बात की थी हमने। ठीक है, दीज आर दी प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स। और लास्ट में हमने बात कर ली बेटा कॉम्पिटेंट होस्ट की। कॉम्पिटेंट होस्ट में आपने बात करी बैक्टीरियल सेल्स के लिए आपने क्या करा? होस्ट के लिए हीट शॉक मेथड यूज़ करा। हमने एनिमल्स में क्या यूज़ करा बेटा? माइक्रो इंजेक्शन। हमने प्लांट्स में क्या यूज़ करा? प्लांट सेल्स में हमने यूज़ करा बेटा बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं पूरा अपना बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में। प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले बेटा ये सब आपको आना चाहिए। वो लेक्चर देखने से पहले ये प्रिपेयर कर लो पूरा, जिससे कि जैसे ही प्रोसेसेस की वीडियो आप खोलेंगे या नोट देखेंगे तो आप बोलेंगे ये सब तो हमें आता है, ये सब हम टूल्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये पहले ही कंप्लीट हो जाए। और यहाँ लेक्चर एंड करती हूँ। होपफुली लेक्चर समझ में आ रहे हों और नोट्स भी समझ में आ रहे हों। और गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।